हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखो, मैं जस्ट आपका ओवरव्यू दे रही हूँ हर टॉपिक का, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और एक ही बार में आपको सारी चीज़ें उतनी डिटेल में समझ में भी नहीं आएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे फर्स्ट आपका पता होना चाहिए आपको ऑफिस क्या होता है। ऑफिस आप लोगों को नॉर्मली पता ही है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। उस प्लेस को हम लोग ऑफिस बोलते हैं। ऑफिस किसी पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई रूम भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हो आप लोग, तो उसे हम ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टर्म इसमें पूछता है कि ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो ऑफिस है आपका, उसको पूरे को जो मैनेज करते हैं उसको हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट बोलते हैं, जहाँ पे आप पूरी प्लानिंग करते हो कैसे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। पूरा ऑफिस को मैनेज करने को हम लोग बोलते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट के क्या रोल्स होता है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। तो देखो, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स दिए गए हैं सब में, ठीक है। तो मैं आपको रोल्स अलग, ऑब्जेक्टिव्स अलग, फंक्शंस अलग, ये सारी चीज़ें नहीं करवा रही हूँ। मैं जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ यहाँ पे। अगर रोल्स पूछेगा या फिर कुछ और पूछता है, इंपॉर्टेंस पूछता है, तो सेम ही पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट, आप खुद से बना के लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके पॉइंट्स को। तो ऑब्जेक्टिव्स देखो, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका होता है ऑफिस मैनेजमेंट का कि अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो, हर ऑफिस मैनेजमेंट का मेन गोल तो ये होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। कहीं भी आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, मेन उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना है, ठीक है। सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्टिव की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफिस रिसोर्सेज। आपके ऑफिस में जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज या मटेरियल रिसोर्सेज है, उनका पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। पूरा अच्छी तरीके से एफिशिएंसी से उनको सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है ऑफिस मैनेजमेंट का। थर्ड है आपका एंश्योरिंग ऑपरेशनल वर्कलोड। आपके ऑफिस में जो वर्क फ्लो है वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं, उसको चेक करना, ठीक है। क्या चीज़ें चाहिए वहाँ पे वर्क के लिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारा काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना भी देखो ऑफिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो। देखो, एक ऑफिस में पूरा जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे सही से कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सुपीरियर्स के बीच में, कहीं किसी को कोई बात बतानी है और वो ना बता पा रहा हो कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से, तो वो उन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना ऑफिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, मतलब अगर देखो आपके ऑफिस में कितना वर्क फोर्स चाहिए, आपको उतना वर्क फोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। उनको ट्रेनिंग देना उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद उनको सैलरी मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें चेक करना, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखो, हर ऑफिस में बहुत सारी अलग अलग कई बार टीम्स बनाई जाती हैं किसी टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है किसी बात को लेके, उसको सॉल्व करना, वो लोग जो भी काम करें उसको एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाना, ये काम होता है आपका ऑफिस मैनेजमेंट का, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अपने कस्टमर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, क्योंकि देखो अगर कस्टमर के साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे तो वो नया बिजनेस लेके आएगा आपके पास, आपकी गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। सप्लायर्स के पास अच्छे रिलेशन होंगे आपके, तो वो आपको गुड्स टाइम पे सप्लाई करेगा, अच्छे गुड्स सप्लाई करेगा, प्राइस भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है। तो अच्छे रिलेशन बनाना अच्छे सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है आपका बेटर ऑफिस एनवायरनमेंट। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को बेटर बनाना, ठीक है। वहाँ पे जो जिस भी चीज़ की नीड है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, सारी चीज़ें चेक करना कि प्रॉपरली सारा इक्विपमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखो ऑफिस एनवायरनमेंट को बेटर बनाती हैं। तो ये भी आपका ऑफिस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस भी देखो शॉर्ट नोट पूछता है कभी कभी कि वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, और कभी कभी पूछेगा कि वर्चुअल ऑफिस और जो आपका नॉर्मल ऑफिस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है। वर्चुअल ऑफिस देखो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक बिज़नेस ओनर को सारी जो ऑफिस की फैसिलिटीज़ होती हैं वो ऑफ़र करता है। देखो, वर्चुअल ऑफिस देखो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब एक्चुअली में आपका ऑफिस नहीं होता है, लेकिन वो लोग आपको एक पूरा ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जिस एड्रेस को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, अपने अपने विजिटिंग कार्ड्स पे भी, हर जगह उस ऑफिस एड्रेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वो लोग आपको रिसेप्शनिस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपकी कॉल्स वगैरह अटेंड करें, आपको मेल सर्विस भी देते हैं, मेल वगैरह आपके हैंडल करने के लिए, ठीक है।
वो लगभग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। बदले में आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका एक्चुअली में तो कोई भी ऑफ़िस नहीं होता है, लेकिन आपको ऑफ़िस की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। आपको बस अपने फ़ोन लैपटॉप से आप जैसे भी चाहो अपना ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, ठीक है। और अब अगर कभी आपको मीटिंग के लिए रूम की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ़िस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग आपको फिर मीटिंग रूम्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल ऑफ़िस में आपको ऐसा है कि देखो आपका जो नॉर्मल ऑफ़िस रहता है, जो ऑफ़िस स्पेस रहता है, आपको एक ऑफ़िस में ही नहीं लेना पड़ेगा। अगर क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे देखो इतने ज़्यादा पैसे लोग नहीं खर्च करना चाहते, इतने ज़्यादा इनकम नहीं होती उनकी। तो देखो एक ऑफ़िस बाय करना, पूरा रेंट पे लेना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वर्चुअल ऑफ़िस में आपकी कॉस्ट बचती है और इसके अलावा आपको ऑफ़िस के सारे बेनिफिट्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्चुअल ऑफ़िस। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एटिकेट। एटिकेट से भी देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि एटिकेट्स क्या होते हैं, ऑफ़िस एटिकेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो एटिकेट्स क्या होते हैं, मतलब एक पूरा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मैनर्स, ठीक है, जो कि हम लोगों को फॉलो करने होते हैं जब भी हम सोसाइटी में होते हैं या प्रोफेशनली कोई काम कर रहे होते हैं। हर जगह पे देखो हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अच्छे से ग्रीट करना है टीचर्स को, अच्छे से बिहेव करना है सबके साथ। तो जो रूल्स और मैनर्स हमें सिखाए जाते हैं पूरा अच्छे से बिहेव करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग एटिकेट बोलते हैं। अब आती है कि ऑफ़िस एटिकेट्स क्या होते हैं। तो देखो ऑफ़िस एटिकेट का मतलब जहाँ पे आप ऑफ़िस में वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको किस तरीके से बिहेव करना है अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, ठीक है। अच्छे से बात करनी है सबसे, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑफ़िस एटिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ऑफ़िस मैनेजर क्या होता है, ऑफ़िस मैनेजर के क्या फ़ंक्शन होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं या फिर रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो देखो सबसे पहले ऑफ़िस मैनेजर क्या होता है। ऑफ़िस मैनेजर देखो आपका वो पर्सन हो गया जो कि ऑफ़िस के जितने भी काम होते हैं सारे उनको चेक करता है, सही प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऑफ़िस को जो मैनेज करता है, ठीक है, जो इंचार्ज होता है आपके ऑफ़िस का, उसको हम लोग ऑफ़िस मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। ऑफ़िस मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो देखो एक लिंक होता है अपर लेवल मैनेजमेंट के बीच का और एम्प्लॉयज़ के बीच का, ठीक है। सारी चीज़ें वो, अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ चाहिए तो वो अपर लेवल से बात करके उनको प्रोवाइड करवाता है। अपर लेवल ने कोई टास्क दिया है तो वो फिर टास्क उन एम्प्लॉयज़ से करवाता है, ठीक है। तो ऑफ़िस को मैनेज करता है जो हमारा ऑफ़िस मैनेजर है। अब एक ऑफ़िस मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछता है कि क्या इसकी ड्यूटीज़ होती हैं या फिर इम्पोर्टेंस होता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा डाइवर्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी रोल्स देखो क्या होता है ऑफ़िस मैनेजर के। सबसे फर्स्ट होता है लीडर। लीडर होता है आपका ऑफ़िस मैनेजर, जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफ़िस के उनको लीड करता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब वहाँ पे वो मोटिवेट करे अपने जो भी स्टाफ है उसका, जो भी एम्प्लॉई है, वर्क फोर्स है, ठीक है, उन सबको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना, क्योंकि अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड रहेगा तभी तो वो सही से काम करेगा ना, ठीक है। तो ये भी रोल होता है ऑफिस मैनेजर का। नेक्स्ट होता है ट्रेनर। देखो जो नए आपके इंटर्न्स आते हैं ऑफिस में, या फिर कोई किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है किसी टास्क को करने में, तो वहाँ पे उनको अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन करना, ठीक है, ताकि वो सारा काम अच्छे से कर सके। ये भी ऑफिस मैनेजर का रोल होता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑर्गेनाइज़र। सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है, ये भी उसका रोल होता है। नेक्स्ट होता है आपका सुपरवाइज़र। सारे लोगों के ऊपर नज़र रखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज़ करना, ठीक है। कहीं पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको बताना, ये भी काम होता है उसका। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर में देखो वो मैंने बताया कि वो एक लिंक होता है अपर लेवल मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, ऑफिस वर्कर्स के बीच में। तो यहाँ पे बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन उसको कम्युनिकेट करनी चाहिए वो सारी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेलीगेटर। डेलीगेटर में देखो वर्क और अथॉरिटी को डेलीगेट करना अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, क्योंकि एक ऑफिस मैनेजर के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अपने सारे कामों को एफिशिएंटली करने के लिए वो अपनी जो रेगुलर टास्क होते हैं, जो या फिर जो इजी टास्क होते हैं थोड़े से, उनको डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। तो ये आपका डेलीगेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पता है डेलीगेशन का मतलब। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएटर। देखो अब जब उसने टास्क डेलीगेट कर दिया है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो फिर वो उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कि उन्होंने काम सही से किया है कि नहीं। अगर कुछ मिस्टेक करें तो वहाँ पे उनको बताना, क्योंकि पता है आप लोगों को डेलीगेशन में अगर हमने किसी को कोई काम डेलीगेट करा है तो भी हम ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उस वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक करता है टाइम टू टाइम कि सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे उनकी हेल्प करता है। उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम करा है तो वहाँ पे फिर उसकी देखो तारीफ़ करनी चाहिए उसको, ठीक है। तो सारा इवैल्यूएट करता है वो उनकी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस स्टेशनरी, जो टॉपिक है आपका, ठीक है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑफिस में किस किस टाइप की स्टेशनरी होती है, या फिर ऑफिस स्टेशनरी
क्यों मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑफिस स्टेशनरी देखो क्या होता है, ऑफिस में आपको पता है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो वहाँ पे जिन चीज़ों की यूज़ पड़ती है, जैसे आपको पेन, पेपर, पेंसिल, फाइल, फोल्डर्स वगैरह, ठीक है। बिजनेस कार्ड हो गया, कार्ड्स हो गए आपके, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी ऑफिस स्टेशनरी में आती है, ठीक है, जो कि आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो आपका ऑफिस स्टेशनरी हो गया। अब टाइप्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी देखो, सबसे फर्स्ट आपका पेपर वर्क करने के लिए आपको पेपर चाहिए ऑफिस में। सेकंड है आपका राइटिंग टूल, लिखने के लिए आपको पेन मार्कर वगैरह जो भी चाहिए होती है, ठीक है, वो आपके राइटिंग टूल्स में आ गई। थर्ड आपका फाइल्स एंड फोल्डर्स, आपकी जो भी फाइल्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रखने के लिए आपको फ़ोल्डर्स वगैरह चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरीज़ चाहिए आपको डाटा मेंटेन करने के लिए। अगर कुछ नोट करना चाहते हो आप लोग तो डायरीज़ दी जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेस्क, आप जहाँ पे बैठ के एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो डेस्क तो चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटर्स, अगर देखो कुछ कैलकुलेशन वर्क है तो वो आप किससे करोगे, बार बार अपने फ़ोन निकाल के तो नहीं करोगे, तो वहाँ पे कैलकुलेटर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका अदर्स देखो, इनके अलावा और जो छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं वो उनको आप अदर्स में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट देखो क्या होता है, ऑफिस में बहुत सारी आपको पता है टूल्स चाहिए होते हैं, मशीनरी चाहिए होती है, फर्नीचर चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपका फर्नीचर हो गया, आपका डेस्क हो गया, ठीक है, आपकी मशीनरी हो गई, कोई प्लांट लगा हुआ है प्लांट हो गया, टूल्स हो गए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी ऑफिस इक्विपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन देखो क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट पूछते हैं मोस्टली। जो भी आपका ऑफिस वर्क होता है, ठीक है, जिसको आप मैनुअली करते हो, ठीक है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड वगैरह करना, जो भी काम आप मैनुअली करते हो उस सबको डिजिटलाइज्ड करना, ठीक है, मेनली उसी को हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन बोलते हैं। जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों का, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करके सारा काम ऑटोमेटेड कर देते हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे सारा काम खुद से चाहते हो आप लोग कि सारा काम जो मशीन्स वगैरह हैं, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, उनसे हो जाए। और क्योंकि उनसे काम जल्दी होता है इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो जो भी काम मैनुअली होता है उसको डिजिटलाइज करने को हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑफिस मैकेनाइजेशन। ऑफिस मैकेनाइजेशन में देखो क्या होता है, जो आपका ह्यूमन लेबर होता है ऑफिस में, ठीक है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको आपको रिप्लेस कर दिया जाता है आपका मशीन से, ठीक है। आप ह्यूमंस की जगह मशीन से काम लेने लगते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 10 लोगों का काम एक मशीन अकेले कर देगी, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट बचती है, आपका काम जल्दी होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑफिस मैकेनाइजेशन किया जाता है, ये आपका ऑफिस मैकेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी पे भी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्रेटरी आप लोगों को पता ही है कि ऐसा पर्सन जो कि किसी और के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसका काम कर रहा है, बदले में उसका सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है, उसके बिजनेस को, उसको कब कौन सी चीज़ चाहिए, ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी और पर्सन के लिए जब वो काम कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। अब एक सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ठीक है, कौन एक सेक्रेटरी बन सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं उसके लिए। सबसे फर्स्ट होता है आपका जनरल एजुकेशन। एक सेक्रेटरी बनने के लिए पहले तो आपके पास बेसिक जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक सेक्रेटरी के पास देखो प्रॉपर डिग्री के साथ साथ उसको लैंग्वेज भी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारा काम आप देखते हो हमारे यहाँ, हम इंडिया से हैं बट फिर भी देखो हमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली हम हर जगह बिजनेस में आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। एक सेक्रेटरी को प्रॉपर वर्बल, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में। हालांकि बहुत दुख की बात लगती है मुझे ये, लेकिन फिर भी सबकी डिमांड है, तो एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए एक सेक्रेटरी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेज। इंग्लिश के साथ साथ आपको अदर लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जिस भी जगह पे रह रहे हो एटलीस्ट आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ के स्टाफ से डील करने के लिए, ठीक है, वहाँ के मैनेजमेंट से डील करने के लिए, तो आपको अदर लैंग्वेज भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखो आपको आसपास एक सेक्रेटरी के क्या चल रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके आसपास की जो बिजनेसेस हैं उनमें क्या चल रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हर चीज़ की नॉलेज उसको होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक सेक्रेटरी जो है वो एडवाइस भी करता है अपने अपने ओनर को, अपने सुपीरियर को, ठीक है, जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको वो एडवाइस भी करता है। तो उसके पास अगर अच्छी खासी पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी अपने सराउंडिंग की, तभी वो उसको अच्छी एडवाइस दे पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट।
एक सेक्रेटरी का काम देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन से, आपके ऑफिस मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होता है, तो इसलिए उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट की, ठीक है, कि किस तरीके से ऑफिस में सारे स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, कैसे कौन से इक्विपमेंट्स है, कैसे क्या काम होगा, ठीक है, उसको उसकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्सनल क्वालिटीज़। देखो फिर आपका जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपकी स्किल्स है, उससे हट के आपकी खुद की पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, अच्छे से कमांड वो सुने अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने कलीग्स की, ठीक है। अच्छी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए उसकी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन निकालना आना चाहिए उसको, ठीक है। अच्छी ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ में आती है, तो ये सब भी एक सेक्रेटरी बनने के लिए उसके पास होना चाहिए। और आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी धीरे आ रही होगी, तो उसके लिए आप लोग अपना वॉल्यूम हाई कर लेना यार फ़ोन का। आइसक्रीम खा खा के मैंने अपना गला ख़राब कर लिया है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछता है कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी आपके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। देखो 5 टाइप्स के होते हैं आपके। प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एन एसोसिएशन और ए क्लब, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ अ लोकल बॉडी, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले देखो प्राइवेट सेक्रेटरी कौन होता है। प्राइवेट सेक्रेटरी में आपका किसी इंडिविजुअल ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, उसको हम प्राइवेट सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी लोग मेनली इसलिए रखते हैं ताकि उनका जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट कर सके अपने सेक्रेटरी पे, ठीक है। और इसके अलावा देखो अपने पर्सनल वर्क के लिए भी सेक्रेटरी रखते हैं। तो प्राइवेट सेक्रेटरी जो होता है उसको अपने एम्प्लॉयर का पता होना चाहिए कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका टेस्ट, हॉबी, क्या इंटरेस्ट है उसका। उसके अलावा उसका थोड़े वर्क की डिटेल्स, ठीक है, कि उसको किस टाइम पे क्या काम करना है, नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्रेटरी का काम होता है अच्छे से पता करके रखना, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। देखो वही बेसिक क्वालिफिकेशंस आपकी कि एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए उसके पास, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किसी अदर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेक्रेटरी जो होते हैं उनमें कॉमन होती है, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप का सेक्रेटरी ऑफ एन एसोसिएशन और अ क्लब। देखो जो आपका ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इन सब में ना एक होल टाइम पेड सेक्रेटरी को रिक्रूट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके, ठीक है। और जो आपकी मैनेजिंग कमेटी होती है, ये जो सेक्रेटरी होता है ये उसका एज अ एजेंट और एडवाइज़र एक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका होता है सेक्रेटरी ऑफ एन एसोसिएशन और अ क्लब, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उसका काम होता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। और एज अ एजेंट, एज अ एडवाइज़र काम करता है ये अपना जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को पता है कि क्या होती है। उसमें पर्सन ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, जो कि लोगों ने साथ में आए होते हैं अपनी खुद की हेल्प के लिए, खुद के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और वो खुद की हेल्प करने के लिए सारे आपस में जो लोग होते हैं काम करते हैं, ठीक है। उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं आपका। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होता है उसका देखो बहुत सारा काम होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको बहुत सारे काम होते हैं। तो जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ठीक है। उसको अकाउंट्स मैनेज करने आने चाहिए, ऑफिस का जो वर्क है उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो करना आना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन करने आने चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। सारे वो एडवाइस देता है अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को, ठीक है। बहुत सारे काम वो करता है, ठीक है। तो वो आपका होता है कोऑपरेटिव सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी ऑफ अ लोकल बॉडी। लोकल बॉडी आप लोगों को पता है पंचायत होती है, म्यूनसिपल बोर्ड्स होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है। इन सबको हम लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। और इन लोकल बॉडीज़ के लिए जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है वो एक फुल टाइम पेड एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो कि एज अ सेक्रेटरी काम करता है यहाँ पे इन लोकल बॉडीज़ के लिए, जो कि काफ़ी चीज़ें मैनेज करता है यहाँ पे, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह अरेंज करवाता है, एक लिंक एज अ लिंक वो एक्ट करता है, ठीक है। जो अथॉरिटी होती है आपके, जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उनके बीच और स्टाफ के बीच में एज अ लिंक एक्ट करता है। आउटसाइडर से भी वो डील करता है, ठीक है। बहुत सारे काम करता है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स, मिनट्स को ड्राफ्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे वो काम करता है। तो वो हमारा होता है सेक्रेटरी ऑफ अ लोकल बॉडी, जो एक लोकल बॉडी को चलाने के लिए उसकी सारी जो भी उनका वर्क है उसको प्रॉपरली मैनेज करता है, उन पर नज़र रखता है, ठीक है, जो उस चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट।
इंडिया में देखो आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में देखो सेक्रेटरी, जैसे कि आप जो मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट है उसके टॉप सिविल सर्वेंट में काउंट होता है सेक्रेटरी, ठीक है। और सेक्रेटरी देखो बहुत टाइप के हो सकते हैं आपके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो इन सब में जो सेक्रेटरी आपका अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और उसके बहुत सारे काम होते हैं, वो डायरेक्टली देखो कनेक्टेड होता है आपका मिनिस्टर्स से, ठीक है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड होता है। वहाँ पे उसका काम होता है अपने मिनिस्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जो भी आसपास में जो भी न्यूज़ चल रही है करेंटली, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका करंट न्यूज़ है, जो भी करंट पॉलिसी है, जो भी डिसीजंस लेने हैं उनके रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपने मिनिस्टर्स तक पहुँचाता है, ठीक है। वो काम होता है आपका सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मीटिंग। मीटिंग आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं किसी डिस्कशन को लेके, ठीक है, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, किसी कॉमन प्रॉब्लम के लिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे देखो मेजॉरिटी एग्री करती है जिस भी पॉलिसी के लिए, उसको फिर फॉर्मुलेट किया जाता है, उस बात को फिर आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो आपका मीटिंग होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल किसी डिस्कशन को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तो उसको हम लोग मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग देखो आपकी कौन कौन सी टाइप की होती है, पब्लिक मीटिंग होती है, प्राइवेट मीटिंग होती है, ठीक है। प्राइवेट मीटिंग आपकी दो टाइप की और होती है, जनरल मीटिंग, कमेटी मीटिंग, ठीक है। तो पब्लिक मीटिंग सबसे पहले देखो क्या होता है। पब्लिक मीटिंग में जो मेंबर्स अटेंड कर रहे होते हैं मीटिंग को, वो पब्लिक ही होती है, ठीक है, आपकी नॉर्मल पब्लिक होती है। और पब्लिक मीटिंग का इनविटेशन कैसे दिया जाता है, आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाता है, या फिर पोस्टर्स लगवा दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, उस तरीके से इन्विटेशन दिया जाता है पब्लिक मीटिंग का। और हर किसी के पास राइट होता है पब्लिक मीटिंग अटेंड करने का। इस टाइप की मीटिंग्स देखो आपकी ज़्यादातर ओपन ग्राउंड्स में होती हैं, पार्क्स में या फिर ऑडिटोरियम वगैरह में, ताकि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, ठीक है। और मीटिंग का पर्पस क्या होता है, या तो फंड रेज करना होता है, या तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना होता है किसी चीज़ को लेके, या फिर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए ज़्यादातर पब्लिक मीटिंग करी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग में देखो वही मेंबर्स होते हैं जिनको बुलाया जाता है, या फिर जो किसी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, किसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, अगर कंपनी में मीटिंग हो रही है तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट मीटिंग में बेसिकली वही लोग होते हैं जिनको बुलाया जाता है, और ये इनकी अपनी पर्सनल मीटिंग होती है वो, ठीक है। और प्राइवेट मीटिंग देखो दो टाइप की होती है, आपकी जनरल मीटिंग और उसके अलावा कमेटी मीटिंग, ठीक है। जनरल मीटिंग में आपके देखो जो कॉमन इंटरेस्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का, उसके लिए डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। कंपनी के पास राइट होता है हर मेंबर को कि वो मीटिंग अटेंड कर सके, ठीक है। अगर जिनको इनविटेशन दिया जाता है उनके पास राइट होता है कि हम जाके मीटिंग अटेंड करें, और उनका जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, जिस भी बात के लिए मीटिंग अरेंज की गई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे करी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी होती है कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग में देखो एक कंपनी, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। सेम वैसे जो अदर एसोसिएशंस होती हैं उनको मैनेज करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, या फिर गवर्निंग बॉडी भी बोलते हैं उसको हम, या फिर मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लॉ से इलेक्ट किए जाते हैं, और उनके लिए जो मीटिंग होती है, वो लोग जो आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, जो कमेटी की मीटिंग होती है कमेटी मेंबर्स की, उनको उसी को हम बोलते हैं कमेटी मीटिंग्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा मीटिंग के टाइप्स। अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, देखो मिनट्स का नाम सुन के ये मत सोचना कि मतलब मीटिंग का टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, कि मीटिंग कितनी देर चलेगी। यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब है कि मीटिंग के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे बात की गई है, जो भी कुछ रूल्स फॉलो करे गए हैं, या जो भी आपकी गाइडलाइंस बताई गई हैं, जो भी आपका रिजोल्यूशन हुआ है, उन सारी चीज़ों को नोट करना, ठीक है, वो होता है आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट बात हुई है मीटिंग में उन सबको नोट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स का मतलब हो गया आपका जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी रिजोल्यूशंस पास करे गए हैं, या फिर कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है, जो भी मीटिंग में इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशन हुआ है उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड रखना, उसको हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है ऑडिट से। ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिट आपको पता है कि हर कंपनी का, हर अपना बिजनेस का ऑडिटिंग मैंडेटरी होता है, ऑडिटिंग करवानी होती है उनको। और ऑडिटिंग का मतलब होता है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की, उसको चेक करते हैं। जबकि आपकी जो
जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो आपका करेक्ट डेटा शो कर रही है कि नहीं, आपकी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो प्रॉपरली शो कर रही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हो, ठीक है। तो ऑडिटिंग यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 टाइप्स की दे रखी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में देखो क्या होता है, आपका कंपनी के जो अंदर के मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट टीम होती है, वो लोग, उनमें से जो मेंबर्स होते हैं, आपके सीनियर अकाउंटेंट होते हैं, वो लोग ऑडिटिंग करते हैं। वो लोग चेक करते हैं कि हमारी कंपनी में सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इंटरनली जब चेक किया जाता है, कंपनी के अंदर के ही मेंबर्स जब उसको चेक करते हैं, तो वो आपका इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपका कंपनी के बाहर से जब आप किसी को हायर करते हो, किसी सीईओ को, उससे ऑडिटिंग करवाते हो, ठीक है। बाहर का कोई पर्सन ऑडिटिंग कर रहा होता है, जहाँ पे वो चेक करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कोई उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, जो भी आपने पोजीशन अपनी कंपनी की दिखा रखी है फाइनेंशियल, वो सही है कि नहीं, ठीक है। जब एक्सटर्नल कोई बंदा कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है। और सारे टॉपिक्स एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करके अच्छे से देख लेना, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो यार, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।